हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाए, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें, इसकी मनोकामना भी लेकर आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने हाजिरी लगाई। आपको बात सकते हैं कि तरफ लगभग बीजेपी का झुकाव देखने को मिला, क्योंकि उनके खाते में 5 सीटें चली गई और यहाँ पर पशुपति पारस, जिनके बारे में सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ बेहतर बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, लेकिन उनके खाते में एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। तो यहाँ पर अच्छा, पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान बड़ी मुसीबत और भी आने वाले कल में बन सकते हैं। तो देखिए, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि अब वाकई में इस बात में कोई दोहराए नजर नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ चिराग पासवान के सर पर है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की सियासत तक में देखा जा रहा है कि किस तरह से तमाम दिग्गज नेता पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार और यूपी की सियासत को लेकर भारतीय राजनीति में यही कहा जाता है कि यूपी और बिहार में जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे भी करके जीत हासिल करनी है। पीएम मोदी के वो हनुमान कहे जाते हैं और आगे चलकर किस तरह से वह एक युवा नेता के तौर पर और भी उभर कर सामने आ सकते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच की सियासी जंग बढ़ रही है और इस बीच यहां पर तमाम अहम दावे किए जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान अब यहां पर अपने परिवार के सदस्यों को ही उतारते हुए नजर आ सकते हैं जो सीटें उन्हें दे दी गई हैं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक बड़ा खेल करने में अब आगे भी कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे तो एनडीए खेमे में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, 40 लोकसभा सीटों को किस तरह से बांट दिया गया, 17 सीटें हैं बीजेपी के पास, 16 हैं जेडीयू के पास और ऐसे में 5 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को। 1 सीट दे दी गई है यहाँ पर जीतन राम मांझी को, तो वहीं 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। और इसमें देखा गया कि दरकिनार कर दिए गए पूरी तरीके से पशुपति पारस, यानी कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। और अब यहां पर दावे ये किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान यहां पर अपने जीजा अरुण भारती को मैदान में उतार सकते हैं, अपनी मां रीना पासवान को आगे कर सकते हैं, वहीं अपने भाई प्रिंस राज को भी। लेकिन इससे पहले यहां पर चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। हाल ही में वह साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उस दौरान उन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी थी। सुनिए जरा पासवान ने क्या कुछ कहा। लोकसभा के चुनाव भी सर पर है और ऐसे में ये इच्छा मन में थी कि एक बार चुनावी रण में उतरने से पहले बाबा का आशीर्वाद हम लोग लें। सह परिवार आज मैं यहाँ पर आया, मेरी माँ, मेरी बहन, जीजा जी, मेरे भांजे भांजियाँ, परिवार के कुछ और मित्रगण, उन सब के साथ आ जाकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, जहाँ एक तरफ देशवासियों के लिए आने वाला समय एक बेहतर समय साबित हो, वहीं आने वाले समय में पुनः एनडीए की मजबूत सरकार बने। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाए, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें, इसकी मनोकामना भी लेकर आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने हाजिरी लगाई। आपको 5 सीटें दी गई है, तो क्या स्थिति रहेगी बिहार में और एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, मैं बिहार से आता हूं और बिहार के गांव-गांव, घर-घर घूमने का काम मैंने पिछले 2.5-3 सालों में किया। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी पार्टी को जो 5 सीटें दी गई, 5 की 5 सीटें जीतकर हम लोग प्रधानमंत्री जी के जो 400 प्लस का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव हमेशा आरोप करते रहे कि नीतीश कुमार जो है वो किसी के नहीं हुए अब तक, कभी इधर तो कभी उधर, ये फालतू राम है। देखिए, समय समय की बात है, जब वो उनके साथ थे तो सबसे अच्छे थे। ये हकीकत है, सत्ता में रहने का मोह जितने विपक्ष के दल हैं अभी, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, सत्ता में कैसे आए
इस बात के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं और ऐसे में उन्होंने हर संभव गठबंधन करने का उन्होंने कार्य किया। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा जनता ही सब कुछ निर्धारित करती है। ऐसे में बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि लोकसभा की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। 2019 में भी 40 में से 39 सीटें हम ही लोग जीते थे, मात्र एक सीट से हम लोग चूक गए थे 2019 के चुनाव में। इस बार तो हम लोग का गठबंधन और मजबूत है। पिछली बार 3 दलों का ये गठबंधन था, इस बार 5 दलों का ये गठबंधन है। तो पहले से बड़ी ताकत के साथ हम लोग चुनावी रण में उतर रहे हैं और पुनः विश्वास के साथ कहता हूं 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। इस बार के लोग वही आके हो गया है जो 2021 में परिस्थिति थी, उससे उल्टी परिस्थिति अब हो गई है। अब भाजपा चिराग पासवान बखूबी अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने पशुपति पारस को लेकर भी बात कही कि वह अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि चिराग पासवान क्या वाकई में पशुपति पारस का साथ चाहते हैं? क्या वाकई में प्रिंस राज को वह उतार देंगे? क्या वाकई में अपनी मां रीना पासवान पर भी दाव लगाते हुए नजर आएंगे? सवाल यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी अमन जी से। सबसे पहला सवाल यहां पर अमन जी यही बनता है कि पशुपति पारस जिस तरह से अपनी नाराजगी को जग जाहिर कर दिए, एनडीए ने पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया, अब चिराग पासवान उन्हें बुलावा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चिराग पासवान वाकई में अब दिल से चाहते हैं कि पशुपति पारस उनके साथ आ जाएं? और अगर वह साथ आते भी हैं तो आप सीटों का बंटवारा किस तरह से करोगे? 5 सीटें दी गई हैं। देखिए बिल्कुल, और यही बात बीजेपी ने लगातार कही थी कि भाई आप जो पारिवारिक कुनबा है एक बार फिर एक हो जाओ, तब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3 सीटें इनको 2 सीटें उनको, और यही बात लगातार होती रही। लेकिन हाजीपुर को लेकर दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो लगातार हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस ये बात कहे कि भाई हम यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने लगातार ये बात कही कि मेरे पिता की कर्मभूमि है और इस बार चुनाव यहाँ से मैं लड़ूंगा। तो उस चक्कर में पूरे का पूरा जो खेल था वो बिगड़ता चला गया, क्योंकि पशुपति पारस मंत्री भी थे, 4-5 सांसद भी उनके साथ में थे। लेकिन जब लिस्ट निकल के सामने आती है बंटवारे की, तो वहाँ पर चिराग पासवान के कह सकते हैं कि तरफ लगभग बीजेपी का झुकाव देखने को मिला, क्योंकि उनके खाते में 5 सीटें चली गई। और यहाँ पर पशुपति पारस जिनके बारे में सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ बेहतर बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, लेकिन उनके खाते में एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल यहाँ पे होता हुआ नजर आया। चूँकि जिस तरह से हम एलजेपी की बात करते हैं, पारिवारिक पार्टी है, आपने लगातार कई नामों का जिक्र किया, चाहे प्रिंस राज हो, उनकी माँ रीना पासवान हो, खुद जो है चिराग पासवान हो, या उनके चाचा पशुपति पारस हो। ये एक पारिवारिक कुनबा है और एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी लगातार परिवारवाद का विरोध करती रही है, उसके जितने भी कुनबे हैं अगर आप देखें गौर से, तो वो आपको सब परिवारवाद का एक बड़ा एग्जाम्पल नज़र आएंगे। चाहे जयंत चौधरी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जिस तरह बिहार में हम जो है एलजेपी की बात कर सकते हैं, सम्राट चौधरी की बात कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, कई दल हैं जहाँ पर अपने परिवारवाद को वो रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी जो पूरे का पूरा खेल है ये परिवारवाद को लेकर ही चल रहा है कि अगर समस्तीपुर से अगर प्रिंस राज एक बार फिर चिराग खेमे में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नज़र आ जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुश्किल होगा उनको वापस लेकर आना, क्योंकि कई तरह के ऐसे सवाल हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिंस राज को लेकर लगातार उठती रही हैं। और जी अमन जी, अगर बात यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर ये की जाए कि हाजीपुर सीट जिस सीट को वह चाहते थे और हाजीपुर सीट को ही चिराग पासवान चाहते थे, लेकिन जिस तरह से वह ऑफर दे रहे हैं, क्या हाजीपुर सीट वह पशुपति पारस को देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो वो हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई हुई। लेकिन हाँ, अगर कुछ आपस में अगर बेहतर ताल्लुकात हुए, बेहतर संबंध हुए, तो हो सकता है कि जमुई पे एक बार फिर चिराग पासवान लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन कई तरह के इसमें भी सवाल है कि जब उनको इतना भरोसा है कि जमुई की जनता उनके साथ है और बहुत काम उन्होंने वहाँ पर किया है, तो हाजीपुर जाने की उनको क्या ज़रूरत है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ जो जो सियासत के जानकार हैं वो ये बात भी कहते हैं कि भाई चिराग पासवान ने शायद जमुई में उतना बेहतर काम नहीं किया है, क्योंकि वो अक्सर दिल्ली में बैठे रहते हैं। दिल्ली जो कह सकते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है वो लगातार परेशान रहती है, इसीलिए यहाँ से भागकर वो हाजीपुर जाना चाहते हैं। इस तरह की बातें उनके खिलाफ होती हुई नजर आती है। अब यहाँ से क्या कोई बड़ा खेल फिर बदल बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी पशुपति पारस भी शांत है, कोई बड़ा बयान उनकी तरफ से नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी लालू यादव से मीटिंग होने वाली है, इंडिया गठबंधन के साथ में वो जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरे का पूरा माहौल बन रहा है, जैसा आपने भी कहा और जैसा वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर जो चिराग पासवान कह रहे हैं घर के बड़े हैं, अगर वो साथ आएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो राजनीति का खेल है,
सियासत का खेल है वो यहाँ पर एक बार फिर करवट बदलता हुआ नजर आए। आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे प्रिंस राज को लेकर। प्रिंस राज को लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं समस्तीपुर सीट से उन्हें आगे किया जा सकता है अगर वह पासवान के पास जाना चाहें। तो ऐसे में यहाँ पर नाम तो रीना पासवान का भी निकलकर सामने आता है कि रीना पासवान को चिराग पासवान आगे कर देंगे अपनी मां को समस्तीपुर सीट से, और अगर वह आगे करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही भाइयों में फिर तलखी देखने को मिल सकती है। जाहिर बात है, अगर आपको हाजीपुर का वाक़या याद हो तो वहाँ पर पहले ये खबर थी कि जो चिराग पासवान अपनी मां यानी रीना पासवान को वहाँ चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन जैसे समय गुजरा उसके बाद चिराग पासवान ने कहा, जैसे सीटें अनाउंस हुई कि भाई हाजीपुर सीट से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो सर्वे भी करवाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि 78% वो ये कहते हैं कि लोग उनके साथ हैं। अब ऐसे में उनकी मां अगर राजनीति में एंट्री करती हैं तो वो किस सीट से जाएंगी? अगर समस्तीपुर की बात करें और जिस तरह प्रिंस राज की बात करें कि वापस आएंगे, अगर वापस आते हैं तो फिर उनकी मां क्या जमुई से सीट पे चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? तो अभी कई तरह के कयास हैं जो लगातार लग रहे हैं। ऐसे में प्रिंस राज का वापस आना क्या वाकई चिराग पासवान के लिए बेहतर होगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या चिराग पासवान खुद चाहते होंगे कि प्रिंस राज यहाँ पर वापस आए, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए प्रांशी वो बेहद गंभीर आरोप है। तो ऐसे में हो सकता है चिराग पासवान उनसे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ जाए और यहाँ पर अपनी मां यानी रीना पासवान को जो समस्तीपुर की सीट है बहुत अहम सीट मानी जाती है पासवान परिवार के लिहाज से, तो वहाँ पर उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। फिलहाल अभी रणनीति बन रही है, तमाम तरह के चेहरों पर बात हो रही है, अभी फाइनलाइज कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये तय ज़रूर है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लगभग 5 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। वाकई जो 5 सीटें हैं वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, इसके अलावा है यहाँ पर हाजीपुर और जमुई। जमुई से खुद सांसद हैं चिराग पासवान और अब वह है हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। तो जमुई सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अपने जीजा अरुण भारती को वह उतार सकते हैं, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि समस्तीपुर से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं, ऐसे में चिराग पासवान जिस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चिराग पासवान आने वाले समय में पशुपति पारस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए और भी ज्यादा नजर आएंगे? क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंस राज जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में पशुपति पारस की मुश्किलें और भी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल इस बात में अब कोई दोहराए नज़र नहीं आती, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पहले चर्चा ये थी कि चिराग पासवान जो वर्तमान में जब हालांकि 2020 के आधार पर अगर देखा जाए 2020 में जिस तरीके से लोजपा का जब यहाँ लोजपा में जब टूट पड़ी थी, लोजपा जब 2 धड़ों में बट गई थी, उसके बाद चिराग पासवान के पास जो राष्ट्रीय लोजपा से इतर हटकर रामविलास लोजपा रही या रामविलास लोजपा उन्होंने अपनी पार्टी को नाम दिया, तो केवल एक सिटिंग एमपी थे। और ऐसे में चर्चा थी कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें महज एक ही लोकसभा सीट देगा। लेकिन जब चिराग पासवान को वर्तमान में जो अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, उसके बावजूद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें 5 सीटें दी। यह दर्शाता है कि बीजेपी का विश्वास और बीजेपी का साथ पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ है। अब यहाँ पर सवाल वाकई में ये बनता है कि क्या अपने चाचा पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान बड़ी मुसीबत और भी आने वाले कल में बन सकते हैं? तो देखिए इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि अब वाकई में इस बात में कोई दोहराए नजर नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ चिराग पासवान के सर पर है। और देखिए जिस तरीके से लोजपा में 2020 में बगावत हुई थी, कहीं ना कहीं पार्टी को जो तोड़ा था वो पशुपति पारस ने ही तोड़ा था, लेकिन अब पशुपति पारस के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और ये जो बादल है ये भेजे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस रूप में कि चिराग को 5 सीटें दे दी और 1 सीट की चर्चा उसके बाद भी पशुपति पारस की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी, जो दिखाता है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को एनडीए के अंदर पूरे हाशिए पर डाल दिया। अगले ही दिन उन्होंने अध्यक्ष पद माफ कीजिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देखिए अगर आप गौर करें तो अब तक भी पशुपति पारस ने साफ नहीं किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे। इंडिया गठबंधन का रुख अभी तक भी ना करना ये साफ दर्शाता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी के साथ उनकी दाल पूरी तरीके से नहीं गल पा रही है। तो कुल मिलाकर के पशुपति पारस को तो चिराग के जरिए बीजेपी ने ही हाशिए पर डाल दिया है। और फिर रही बात चिराग से सामना करने की, तो चिराग के सर पर वाकई में अब नजर यही आ रहा है कि बीजेपी का हाथ है और इस हाथ के आगे बिल्कुल भी यहां पारस नहीं टिक पाएंगे। वाकई अब जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान के साथ बीजेपी आलाकमान है, इसके बाद से देखा जाए तो चिराग पासवान का जो खेमा है और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब यही देखना होगा कि समस्तीपुर सीट पर आखिरकार चिराग पासवान किसे आगे करेंगे, अपने भाई प्रिंस राज का हाथ वह थाम लेंगे या फिर यहाँ पर अपनी मां रीना पासवान को ही उतारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब
तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।